हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम संगठन के विधियों की या पाठ्यक्रम निर्माण के प्रक्रिया की। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम विकास या संगठन की विधि, प्रक्रिया, चरण या सोपान। जैसा कि सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। किंतु ये शिक्षा के जो उद्देश्य हैं ये समाज के स्वरूप और दर्शन तथा आवश्यकता, समाज की आवश्यकता और व्यक्ति दोनों की आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि समय समय पर पाठ्यक्रम का संशोधन एवं विकास किया जाए, जिससे कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास किया जा सके। इस प्रकार जो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का विकास है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कुछ पदों का पालन करना आवश्यक होता है। व्हीलर ने पाठ्यक्रम विकास की जो विधि बताई है उसमें 5 स्टेप्स हैं, जिसका कि वर्णन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये व्हीलर ने जो 5 स्टेप्स बताए हैं पाठ्यक्रम विकास के, उसमें सबसे पहले है लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण। नंबर 2 है अधिगम अनुभवों का चयन। 3 है अंतर वस्तु का चयन या विषय वस्तु का चयन। 4 है अधिगम अनुभवों तथा अंतर वस्तु का चयन। और 5th है मूल्यांकन। तो व्हीलर ने ये 5 स्टेप्स बताए हैं पाठ्यक्रम निर्माण की विधि के लिए। अब एक एक स्टेप्स को समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया होती है तो वो कैसे होती है। एक उदाहरण के अनुसार कि जैसे जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य एनसीईआरटी करती है, और ये एनसीईआरटी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय समितियां, विशिष्ट विशेषज्ञों, प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग से विचार विमर्श करके पाठ्यक्रम का निर्माण करती है तथा इस पाठ्यक्रम को राज्यों के शिक्षा विभाग और परीक्षा बोर्डों को अपनाने के लिए भेजती है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा केवल सुझाव के रूप में होती है। यह राज्य सरकारों एवं परीक्षा मंडलों पर निर्भर होता है कि वे इसे अपनाती हैं या नहीं। अर्थात ये जो रूपरेखा होती है उसके आधार पर विभिन्न राज्य पाठ्यक्रम में विषयों को सम्मिलित करते हैं। प्रत्येक राज्य क्षेत्र की आवश्यकताएं जिस प्रकार की होती है, वहाँ के लोगों की जिस तरह की आवश्यकताएं होती है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम में विषयों एवं क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। कुछ विषय तो निश्चित होते हैं कि विद्यालय में ये किस स्तर पर बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। इसके अतिरिक्त कुछ विषयों का चयन ये राज्यों पर निर्भर होता है। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स। इसमें सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो विद्यालय में पाठ्यचर्या वह तभी उत्तम कहलाती है जब यह समाज एवं बालक के अनुरूप तैयार की जाए। तो पाठ्यक्रम विकास के इस चरण में समाज की आवश्यकताओं, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिति तथा छात्रों के विकास की अवस्थाओं की आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं वर्गीकरण किया जाता है। अर्थात समाज की जो आवश्यकताएं हैं, देश की जो आवश्यकताएं हैं, देश की जो प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था है उसके आधार पर, और इसके अतिरिक्त छात्रों के विकास की अवस्थाओं, जैसे छात्रों के जो विकास की अवस्थाएं हैं, 3-4 अवस्थाएं हैं, तो हर अवस्था की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे पहले निर्धारण करते हैं एवं उसका वर्गीकरण करते हैं। और जो पाठ्यक्रम नियोजक होते हैं उनके सम्मुख यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि वे पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अर्थात बालकों में किन गुणों या मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे उद्देश्य अगर निश्चित हो गए तब फिर ये निश्चित हो जाता है कि हाँ, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या क्या विषय सामग्री इसमें होने चाहिए, क्या क्रियाकलाप होने चाहिए।
इत्यादि। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वह निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिगम अनुभवों का चयन। पाठ्यक्रम विकास के इस चरण में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभवों का चुनाव किया जाता है। जैसे अर्थात बालक किस प्रकार सीखेंगे या उन अनुभव या वस्तुओं का चुनाव करना। दूसरे शब्दों में शिक्षण विधियों, पाठ्यवस्तु, सीखने के अवसर एवं परिस्थितियों का चुनाव किया जाता है। व्हीलर ने अधिगम अनुभव के चुनाव में इन 7 बिंदुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी है। इसमें सबसे पहले है वैधता। इसके अंतर्गत इसमें अधिगम अनुभवों का शैक्षिक उद्देश्य से संबंध देखा जाता है। अर्थात बच्चों को जो सिखाया जाएगा पाठ्यक्रम में क्रियाकलाप या विषय वस्तु के द्वारा, उसका उनके शैक्षिक उद्देश्य से क्या संबंध है। मतलब जो भी पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते हैं इसमें इस स्टेप्स के अंदर कहे आप चैप्टर डालते हैं, विषय डालते हैं, क्रियाकलाप डालते हैं, तो इन सब का शैक्षिक उद्देश्य से क्या संबंध है, क्या इसे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापकता। इसमें यह देखा जाता है कि सामग्री किसी एक ही उद्देश्य को पूरा नहीं करे वरन अनेक उद्देश्यों को पूरा करे। जैसे शिक्षा के तो अनेक उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये देखना चाहिए कि जो भी सामग्री है वह किसी एक उद्देश्य को नहीं बल्कि अनेक उद्देश्यों को पूरा करे। फिर नेक्स्ट है विविधता। विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव। मतलब पाठ्यक्रम में जो भी विषय है या क्रियाकलाप है उससे छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित अनुभव प्राप्त हो। नेक्स्ट है उपयुक्तता। इसमें छात्र द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अनुभव का व्यक्तिक और सामाजिक दृष्टि से औचित्य देखा जाता है। अर्थात छात्र जो भी सीख रहे हैं, जो ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं, जो अनुभव वो प्राप्त कर रहे हैं, उनका उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उनका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करता है या अपने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए करता है। तो जो भी उसमें विषय वस्तु है या क्रियाकलाप है उनका क्या औचित्य है व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से और सामाजिक जीवन से। नेक्स्ट है प्रतिमान अर्थात पैटर्न। प्रतिमान में संतुलन, संचय, पुनरावृत्ति और अधिगम की बहुलता को देखा जाता है। अर्थात वो पैटर्न जिस पैटर्न पे वो तैयार किया गया है उसमें संतुलन हो, बैलेंस हो और उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही चैप्टर को बार बार नहीं हम दोहरा सकते हैं किसी भी सिलेबस में। उसी चैप्टर से संबंधित दूसरे चैप्टर को हम डाल सकते हैं पर एक ही चैप्टर 2 बार नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जीवन से संबंध। तो जो भी सामग्री है, चयनित सामग्री को जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो भी विषय वस्तु पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं या क्रियाकलाप की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है उनका जीवन से संबंध होना चाहिए। और जो अंतिम है वो है छात्रों की सहभागिता। इसमें छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम तैयार होता है तो ये शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता इसमें होती है। तो पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि केवल शिक्षक ही पढ़ाए और छात्र सुने, बल्कि छात्र भी उतना ही सहभागी होकर उस ज्ञान को हासिल करे और सीखे। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु या विषय वस्तु का चयन। तो जो भी अधिगम अनुभव हम देना चाहते हैं छात्रों को उसके लिए विषय वस्तु का चयन अर्थात जो भी कहें सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान होता है, जो भी जिसके आधार पर हम चैप्टर डालते हैं, विषय वस्तु का उनका चयन करना है। इस चरण में पाठ्य वस्तु का निर्धारण किया जाता है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य सामग्री अधिगम अनुभवों के प्रस्तुतिकरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त है या नहीं। विषय वस्तु के चयन में यह भी निश्चित करना होता है कि चयन का स्रोत क्या होगा, चयन का आधार क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और तब फिर विषय वस्तु का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों एवं विषय वस्तु या अंतर वस्तु का संगठन। अर्थात अब जो भी अनुभव हम सिखाना चाहते हैं उसके आधार पर जो हमने अनुभव से संबंधित क्रियाकलाप
या फिर विषय वस्तु का संगठन किया, या फिर विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जिन चैप्टर्स का हमने चुनाव किया है, तो वो जो अधिगम अनुभव हम देना चाहते हैं, सीखने के जो अनुभव देना चाहते हैं क्रियाकलाप के द्वारा वो, और जो विषय वस्तु हमने चुने हैं विभिन्न स्तर के छात्रों के लिए अलग अलग, उसके हिसाब से दोनों का हम संगठन करते हैं कि कब किस विषय को पढ़ाने के लिए किस क्रियाकलाप से उसे संबंधित करेंगे, जिससे छात्र उसका ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव भी प्राप्त करेंगे। तो अधिगम अनुभव और विषय वस्तु दोनों का संगठन किया जाता है। इस चरण में जो विषय जो संगठित किया गया है, इस अधिगम तथा अनुभव के प्रस्तुतिकरण और एकत्रित विषय सामग्री का संगठन जो है वो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। और संगठन में अर्थात अधिगम अनुभव के संगठन और विषय वस्तु दोनों के संगठन में कुछ निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रकल्प अर्थात पाठ्यक्रम के तैयार प्रारूप या परियोजना से है। इसमें फिर देखा जाता है क्षेत्र, पाठ्यक्रम का क्षेत्र छात्र और शिक्षक की क्रियाएं तथा विभिन्न प्रकार के अनुभव है। जैसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान दिया जाता है, साथ ही साथ कई तरह की पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, साहित्यिक, जिसका कि हमने अध्ययन पाठ्यक्रम के क्षेत्र में किया था। तो फिर इसमें क्षेत्र को देखा जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे शामिल होती हैं कि उस पाठ्यक्रम का क्या क्षेत्र है। नेक्स्ट है अनुक्रम। इसमें विषय वस्तु क्रम में होना चाहिए और इनका क्रम सरल से जटिल तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। इन शिक्षण सूत्रों पर आधारित होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में जो भी विषय वस्तु हैं, जो हम चैप्टर्स बनाते हैं, विषय सूची बनाते हैं, तो वो एक क्रम के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है सातत्य। इसमें निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात विषय वस्तु का क्रम ऐसा हो जिससे छात्र लगातार सीखें एवं अनुभव प्राप्त करें। इसमें जो भी विषय वस्तु हम सिखाना चाहते हैं, जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, वो एक क्रम में होना चाहिए। जैसे शिक्षण सूत्र जो था सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो यही क्रम लगातार बढ़ता रहे कि छात्र एक ज्ञान को जब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उससे आगे का ज्ञान वो प्राप्त करें। नेक्स्ट है संतुलन। पाठ्यक्रम में सरलता एवं कठिनता का संतुलन होना चाहिए, अर्थात चैप्टर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो कठिन हो और छात्रों को समझ में नहीं आए, या फिर बहुत इजी हो, ऐसा भी नहीं। कुछ कठिन और कुछ सरल दोनों तरह के पाठ होने चाहिए और इनका संतुलन होना चाहिए। और अंतिम है एकीकरण। अंत में पाठ्यक्रम पूरा एक दिखाई देना चाहिए, अर्थात अलग अलग नहीं दिखाई देना चाहिए, चाहे वो विषय वस्तु हो या फिर उससे संबंधित जो क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं वो अलग नहीं दिखाई देना चाहिए। और अंतिम स्टेप जो है वो है संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन, अर्थात जो भी पाठ्यक्रम के स्टेप्स को फॉलो करके पाठ्यक्रम तैयार किया गया है उसका मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पाठ्यक्रम नियोजन के उपरोक्त चारों चरणों का मूल्यांकन किया जाता है और यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सक्षम है। तो पाठ्यक्रम चाहे किसी भी स्तर का हो, अंतिम में उसका मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता है कि इस जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, वो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहाँ तक सक्षम है। तो दूसरे शब्दों में, क्या अधिगम अनुभव का चयन उनके लिए उपयुक्त है? क्या विषय वस्तु उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है? क्या अधिगम अनुभव व विषय वस्तु के संगठन से पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है? आदि प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि कोई अगर बहुत छोटे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है तो उसमें देखा जाए कि उसमें जो भी विषय वस्तु जोड़े गए हैं क्या उनके लिए सही है, या फिर माध्यमिक स्तर के लिए ही बना रहे हैं तो उसमें भी देखेंगे कि क्या जो भी विषय वस्तु जोड़े गए हैं वे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं उस स्तर के बच्चों के लिए, उनके लिए सही है या नहीं। इन सबको देख के शिक्षण विधियां इत्यादि सभी का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर ही यह निर्णय किया जाता है कि जो कुछ प्राप्त हो चुका है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, या जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकी है उसके लिए किस तरह से परिवर्तन किए जाए। अर्थात जब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है
तो फिर अगर वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही है, उचित है, तो फिर उसी को आगे बढ़ाया जाता है। और अगर उस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के कुछ उद्देश्यों के कुछ पक्ष छूट गए हैं, तो फिर से उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है और उसे वर्तमान तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बालक और समाज दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। आप देखते भी होंगे कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में समय के साथ साथ कुछ टॉपिक्स जोड़े जाते हैं, जैसे अभी पर्यावरण शिक्षा को जोड़ दिया गया है पाठ्यक्रम में कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से प्रदूषण से रोक सकते हैं। तो इसी तरह से समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहते हैं आवश्यकता के अनुसार, किंतु जब भी पाठ्यक्रम का विकास किया जाए तो उसमें इन स्टेप्स को, इन विधियों को फॉलो किया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।